आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है जो मैं नहीं बन सका। इस पाठ में एक व्यंग्य कथा दी गई है जिसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। तो चलो इस पाठ में दी गई व्यंग्य कथा को पढ़ने से पहले हम इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। किशोर किशोर यानी नौजवान या अल्पवयस्क या जो 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें किशोर कहा जाता है। उम्मीदों उम्मीदों यानी आशाओं, असीम यानी बेहिसाब। तो एक नौजवान व्यक्ति के मन में आशाओं की बेहिसाब उड़ान होती है। वह अपने परिवेश यानी आसपास के वातावरण में जो कुछ होते हुए देखता है, बिना किसी विशेष तर्क यानी दलील या जानने समझने हेतु किया जाने वाला यत्न, तो वो बिना कुछ जाने समझे उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे अधिक जानना, समझना और सहेजना चाहता है। सहेजना यानी संजो कर रखना या संभालना, तो वो उसे अधिक जानना चाहता है, समझना चाहता है और उसे संजो कर रखना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहें कि उसकी अनुभूति यानी अनुभव प्राप्त करना चाहता है। यह पाठ जो मैं नहीं बन सका, इन्हीं तरह की अनुभूतियों यानी अनुभवों से गुजरने की ललक यानी चाहत या इच्छा। तो यह जो पाठ है जो मैं नहीं बन सका, इन्हीं तरह के अनुभव और उससे गुजरने की चाहत और उससे बनती समझ को रखती हुई एक व्यंग रचना है। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है, यानी वर्णन। तो लेखक ने अपने बाल्य अवस्था में अपने जीवन में जो उनकी घटनाएं हुई थी उनका वर्णन इस कहानी में किया है। हास्य यानी हंसी तो अवश्य पैदा होती है। मतलब जब इस कहानी को आप सुनेंगे ना, तो आपको हंसी तो जरूर आएगी। पर उन पेशों यानी व्यवसाय या कार्यों की विवस्थाओं यानी मजबूरियों या दायरों का संकेत करते हुए, जिससे उन पेशों के प्रति अपने लगाव यानी रुचि के टूटने का सत्य भी बयान करते चलता है। तो चलो अब इस पाठ को हम शुरू करते हैं। मैं आज एक डॉक्टर हूं तथा लेखक भी, परंतु बचपन में मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहता था, न ही लेखक। बचपन में मैं न जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मजेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। बच्चों, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि आज वो एक डॉक्टर हैं और एक लेखक भी हैं, पर वो बचपन में ना ही डॉक्टर बनना चाहते थे और ना ही वो लेखक बनना चाहते थे। जैसे हम आपसे पूछते हैं स्कूल में कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप कहते हैं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कोई कहता है मैं टीचर बनूंगा, तो कोई कहता है मैं डांसर बनूंगा, तो कोई कहता है मैं सिंगर बनूंगा, तो कोई कहता है कि मैं मंत्री बनूंगा। सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। सब कुछ ना कुछ बड़े होकर बनना चाहते हैं। उसी तरह लेखक भी कुछ बनना चाहते थे, पर ना ही वो डॉक्टर बनना चाहते थे और ना ही वो लेखक बनना चाहते थे। बचपन में वो न जाने क्या क्या बनना चाहते थे, और उसी के विषय में आपको अजीब और मज़ेदार किस्से इस कहानी में वो बताने जा रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह एक पेंटर था, यानी वो पेंटिंग करता था और वो पेंटर था। हमारे गांव की एकमात्र फट्टा टॉकीज नई नई खुली थी और लेखक के गांव में नई नई एक टॉकीज खुली थी, और लंबी जुल्फों वाले गांव के नौजवान गेटकीपर बन गए थे। गेटकीपर यानी जो द्वारपाल होते हैं ना, उसे गेटकीपर कहते हैं। तो जिनकी जुल्फें यानी जिनके बाल लंबे लंबे होते थे, वो नौजवान व्यक्ति उस टॉकीज के गेटकीपर बन गए थे। मैं तब कक्षा 5 का विद्यार्थी था, यानी तब जो लेखक हैं वो क्लास 5 में पढ़ रहे थे। मैंने अपने पिद्दी यानी छोटे जीवन की पहली टॉकीज देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भागकर टॉकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। तब मैं गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान यानी फिदा था, वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था, यानी वो फिल्म के बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी। सो पेंटर लगभग प्रतिदिन यानी रोज वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रश्क करता, यानी मैं उसकी किस्मत पर जलन करता, ईर्ष्या करता और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा।
क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और जीवन भर टॉकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टॉकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपए एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा, तो उस दिन से मेरा भ्रम यानी मेरा भरोसा उसके विषय में टूट गया। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं भी मेरी नज़र गेट कीपरी के भव्य यानी विशाल धंधे पर पड़ चुकी थी। मुझे लगता कि जिंदगी तो बस गेट कीपर की है। शेष मनुष्य यानी बाकी के लोग तो पशुओं सा यानी जानवरों के जैसा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की भी क्या शान है, 300 मुफ्त यानी फ्री में फिल्म देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरी वरदान यानी कि भगवान का दिया हुआ उपहार की भांति यानी जैसे लगती थी। लेखक कहते हैं कि जिंदगी है तो बस गेट कीपर की है, बाकी के जो लोग हैं वो तो अपना जीवन जानवरों के जैसे जी रहे हैं। गेट कीपर की भी क्या शान है, टॉकीज में जो फिल्म के 300 लगते हैं ना, वो 300 फ्री में फिल्म देख रहा है। मुझे यह बात किसी भगवान के दिए हुए उपहार के जैसे लगती थी कि कोई मनुष्य 300 में रोज फिल्में देखे। मैंने तय कर लिया कि मैं जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहूँगा। अब लेखक ने तय कर लिया कि वो अपने जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहेंगे। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटेहाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहा था। उधर उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही थी और वो उधर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के यानी कि वहीं के एरिए के लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहे थे। फटेहाल सा हाल बना लिया उन्होंने, अपना हाल जो था वो बेचारों जैसा बना लिया, और वहीं के एरिए में जो लक्ष्मी टॉकीज था उसी के मैनेजर से वो मिल रहे थे। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर, अनाथ यानी बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, असहाय, तो उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला यानी मौका मिला, वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। दूसरे दिन उन्होंने जिस आदमी का पहला टिकट फाड़ा ना, तो वो उनके पिताजी निकले। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का जबरदस्त रिवाज था, और उस समय क्या था कि यदि बच्चे गलती कर देते थे तो उनके पिता उनकी पिटाई किया करते थे। तो ये जो रिवाज चला आ रहा था उस समय, पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को मारा, 2 गेट कीपरों को मारा और मारते मारते मुझे घर लाए। यानी पिताजी ने क्या किया, लेखक को तो मारा ही मारा, साथ में मैनेजर को भी मारा और मैनेजर के साथ 2 गेट कीपरों को भी मारा, और मारते मारते लेखक को घर लेकर आए, क्योंकि लेखक ने गलती की थी ना। पिताजी सोच रहे थे कि मेरा बेटा पढ़ाई करने जा रहा है, वो तो लेकिन टॉकीज का गेट कीपर बना था और टिकट बेच रहा था, तो ये तो गलत बात है ना। इसीलिए पिताजी ने मारते मारते उनको घर लेकर आए। टॉकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा, और जो टॉकीज का मैनेजर था वो उनके पिताजी से माफ़ी मांग रहा था कि उसे पता नहीं था कि यह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। टॉकीज का मैनेजर डॉक्टर साहब से क्षमा मांग रहा था कि मुझे पता नहीं था कि ये आपका बेटा है, यानी जो लेखक थे वो किसके बेटे थे, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब के लड़के थे। इसी चक्कर में मैं छठी की यानी 6वीं की 6 माही यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया, और इसी चक्कर में लेखक 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गए, जिसके उपलक्ष्य में यानी जिसके अवसर में मेरी और पिटाई हुई। इसी अवसर में लेखक की और पिटाई हुई। इस प्रकार गेट कीपरी का भूत मेरे सर से उतरा, और इस प्रकार जो है लेखक का जो गेट कीपर बनने का भूत सवार था, वो गेट कीपर बनने का भूत भी उनके सर पर से उतर गया। मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेड मास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुआबदार यानी रौब वाला, धाक वाला धंधा यही लगने लगा मुझे। अधिक काम भी नहीं यानी ज़्यादा काम भी नहीं, बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद करो, यानी दिल खोल कर उनको झापड़ मारो, और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः यानी दोबारा उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो, और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले जाओ। मैंने तय कर लिया कि मैं ज़िंदगी में हेडमास्टर ही बनना है मुझे। अब क्या किया लेखक ने, तय कर लिया कि अब वो ज़िंदगी में हेडमास्टर ही बनेंगे।
तो मैंने तय कर लिया कि ज़िंदगी में हेडमास्टर ही बनना है। यही सोचकर मैं नकली मूँछों की तलाश में यानी खोज में बाजार में घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लगा। और वो पिटाई की प्रैक्टिस किस पर करने लगे? अपने छोटे भाइयों पर करने लगे। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी बच्चों, जिसे आप डीईओ के नाम से भी जानते होंगे। डीईओ का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी। तो एक बार क्या हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा, मतलब ऐसा डांटा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी। अब लेखक ने हेडमास्टर बनने का भी त्याग दिया कि अब वो हेडमास्टर बनना भी नहीं चाहते और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। अब उन्होंने क्या ठान लिया कि वो स्कूल की घंटी बजाने वाले चपरासी बनेंगे। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकते रहा। अरे जिंदगी तो इसकी है, जब चाहा घंटे बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। मुझे लगता कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और मार पीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक से पीते थे उसे हमें मना क्यों करते थे। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, तब सिगरेट की हानियाँ यानी नुकसान, तब सिगरेट के नुकसान समझ में आए। खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था। परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी बजाने वाले को, जो स्कूल की घंटी बजाने वाला था ना, तो एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त यानी फ्री में पानी भरा करता था। यानी जो घंटी बजाने वाला था चपरासी, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। 20 साल तक काम करने के बाद भी उसकी नौकरी पक्की नहीं हुई थी, कच्ची थी, और उसको निकालकर उसकी जगह पर एक नया आदमी को रख लिया गया था जो हेडमास्टर के घर में फ्री में पानी भरा करता था। बड़ा रोया वह, यानी जो चपरासी था घंटी बजाने वाला, वो बहुत रोया, पर किसी ने ना सुनी उसकी। यानी वो बहुत रोया लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मेरा एक और सपना टूटा। अब लेखक का घंटी बजाने वाला चपरासी बनने का भी सपना टूट गया। मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान यानी कि मोटा तगड़ा होता, तो ऐसे अन्याय यानी जुल्म करना, तो अन्याय करने वालों की चटनी बना देता। परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था उन दिनों। हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियान या कमीज पहनकर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता। क्या करते थे लेखक कि वो पिकनिक पर जाते थे तो बनियान या कमीज पहनकर ही नहाने के लिए उतर जाते थे, क्योंकि मेरी सिंकिया काठी जो दुबले पतले होते हैं उनकी हड्डियां दिखाई देती है तो उनको सिंकिया काठी बोलते हैं। तो क्योंकि मेरी सिंकिया काठी को देखकर मित्र हंसते थे, यानी उनके दोस्त हंसते थे उनका दुबला पतला शरीर देखकर। फिर भी मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान न दिया होता यदि तभी मेरे दादाजी गांव से ना आए होते। वे अंग्रेजों के समय के अड़ियल यानी अकड़ू रिटायर्ड यानी सेवा मुक्त पुलिस ऑफिसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। अफवाह मतलब जो उड़ाई हुई खबरें होती है ना, तो उसको अफवाह कहते हैं। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से भी व्यक्तित्व पहलवान हो जाता है। मैं 2 दिन तो ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला यानी स्फूर्ति वाला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। क्या हुआ कि लेखक जब दौड़ रहे थे तो 2-3 दिन तो वो ठीक दौड़े, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनके पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला फुर्तीला कुत्ता लेखक के पीछे दौड़ने लगा। उसने मुझसे प्रेरणा ली, या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे थे, कह नहीं सकता। मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा और शायद दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ यानी सड़क से लगा हुआ वह गड्ढा ना होता। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था।
वह गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर लौटने में मैंने तय किया कि पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ के कई अवसर रहते हैं। मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था, यानी मैं तोड़ फोड़ के विरोध में था। मैंने पहलवान बनने का इरादा त्याग दिया। मतलब अब लेखक पहलवान बनना भी नहीं चाहते। इसी बीच गांव में मेला लगा और उसमें एक जादूगर का खेल के बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवानी की याद में घाव पर मलहम का लेप लगाया और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। वाह क्या खेल था! मैंने तड़ाक से तय कर डाला कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर रंगीन छींटदार साफा लगाए, साफा यानी पगड़ी लगाए, वह जादूगर जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुर्रेट बोलता और पानी की चाय बन जाती। उसने चुर्रेट बोल बोलकर कागज के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया और खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। मैं अभिभूत हो गया। अभिभूत यानी वशीभूत हो गया, गहरे रूप से प्रभावित हो गया। यह हुई ना बात। मैं उस दिन चुर्रेट बोलता हुआ घर वापस आया। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उनकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसकी मार द्वारा वे बिना चुर्रेट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। और जादूगर क्या करता था? चुर्रेट बोल बोल कर जादू दिखाता था। और जो हमारे हेडमास्टर साहब थे वो बिना चुर्रेट बोले ही लड़कों को मारकर मुर्गा बना दिया करते थे। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। तंबू, तंबू यानी होता है बच्चों कपड़े, टाट, कैनवास आदि का बना हुआ वह बड़ा घर जो खंभों और खूंटों पर तना रहता है और जिसे एक स्थान यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है, वही तंबू होता है। तो मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था कि उनसे प्रार्थना यानी निवेदन करूंगा कि मुझे जादू सिखा दें। जादू सीखकर मैं हेड मास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था। मैंने तंबू में झांक कर देखा। जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था कि पैसे की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीदकर पैसे फूकाया। मैले कुचैले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। जो शख्स कागज से रुपये तथा हवा से मिठाई बना लेता हो, उसकी यह दुर्दशा। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया और मेरा यह सपना भी टूटा। अब लेखक का जादूगर बनने का सपना भी टूट गया। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविताएं तथा कहानियां लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा। परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाले इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है अपनी किशोर उम्र की। क्या दिन थे वे भी। तो देखा आपने, लेखक ने अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखा वो उसी की ओर आकर्षित होते चले गए और जब वास्तविकता का पता चला तो उनका लगाव किस तरह से टूटा, इसका सत्य भी उन्होंने बताया है हमको। तो चलो अब ये पाठ बच्चों समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर।